नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो HTML हमारा चल रहा है उसकी अगली क्लास। और अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, HTML फॉर्म की। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारे बचे हुए हैं जिससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं HTML फॉर्म। और HTML फॉर्म क्या होता है? HTML फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। जब भी यूज़र से कोई जानकारी इनपुट कराई जाती है तो इनपुट कराने के लिए हम जो यहाँ पे एक विंडो उपलब्ध कराते हैं उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। इस सब का कलेक्शन को बोल देते हैं फॉर्म। और ये फॉर्म बनता है HTML के माध्यम से। तो डेटा मतलब यूज़र से अगर डेटा इनपुट लेना है तो इसके लिए लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, इन सब का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, ये देखिए आपको लेबल मिल जाते हैं। लेबल तो आप बिना कुछ टैग लगाए भी लिख सकते हो, लेबल टैग से भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, ये 3 टेक्स्ट बॉक्स है। ये आपका सेलेक्ट बॉक्स है, बोले तो कॉम्बो बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे लॉगिन, रीसेट, ये सारी बटन मिल जाएगी। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्म ओपनिंग और फॉर्म क्लोजिंग मिल जाएगा। मतलब फॉर्म ओपनिंग बोले तो जहाँ से फॉर्म जो है हम काम करना शुरू करेंगे और जहाँ से फॉर्म हम क्लोज कर देंगे। कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखिए इसकी कुछ मेथड होती है। मेथड या एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें तो आपको देखने को मिल जाती है एक्शन। बोले तो डेटा को भेजने के लिए जो एड्रेस होता है, मतलब जो डेटा हम लिख रहे हैं वो डेटा कहाँ भेजा जाएगा, इसके लिए जो एक्शन है उसमें एड्रेस लिखा जाता है। मतलब कौन से फॉर्म में भेज रहा है, PHP में भेज रहा है या जो भी चीज़ें। उसके बाद मेथड की बात करें, डेटा भेजने का तरीका क्या है, गेट है या पोस्ट है। ये 2 प्रकार की यहाँ पे मेथड होती है। फिर नेम, फॉर्म का नाम होता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए फॉर्म लिखा जाता है, फॉर्म टैग आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये सिक्योर डेटा के लिए पोस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सबसे पहला जो कंट्रोल है वो हम देख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले हम जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बेसिक चीज़ें और बता दूंगा जो काम आने वाली है। तो हम एक नया फॉर्म ले लेते हैं, मतलब नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ एस कर लेते हैं। और इसमें हम जो है HTML या फिर सीधे लिख देते हैं form.html। और यहाँ पे हम जो है एक कोडिंग ले आते हैं जो हमारी बेसिक कोडिंग है, जिसे हम कंटेनर टैग के नाम से भी जान लेते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं हम क्या है, HTML फॉर्म, या फिर हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हमने बॉडी में गए और यहाँ पे हमने लिखे H3 और H3 में लिख दिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम जो है सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, फॉर्म टैग शुरू करते हैं। और फॉर्म टैग में हम वैसे ले लेते हैं, नेम एम देने की ज़रूरत नहीं है अभी, पोस्ट मेथड या एक्शन कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले हम देखें तो हमको बनाना क्या है भाई, हमको अगर नेम लेना है तो नेम बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, इनपुट टाइप। क्या लेना पड़ता है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप जो है मतलब इनपुट एक टैग है और टाइप उसका एट्रीब्यूट है। और टाइप में हम क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट। और हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ID सब ले सकते हैं हम, तो उनको हम बाद में देख लेंगे, अभी हम सिंपल बनाकर देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे यूज़र, मतलब एक प्रकार से हम यूज़र नेम ले लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम ले लेते हैं। यूज़र नेम भी हम कैसे लेते हैं, इनपुट टाइप से। ठीक है, इनपुट और टाइप यहाँ पे आ गया। आप नेम लेना चाहे तो नेम ले सकते हैं, जैसे हम ये ले लिए टेक्स्ट। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट ले लिए और यहाँ पे भी टेक्स्ट ले लिए, यहाँ पे भी आप चाहे तो नेम ले लो। ठीक है, नेम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या हो गया, एस नेम हो गया, मतलब एक यूनिक नेम हो गया एक प्रकार से। और जो यू नेम हो गया, यूज़र नेम। उसके बाद नेक्स्ट हम लेना चाहते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए फिर से आप क्या ले लो, एक लेबल ले लो और इनपुट टाइप में आप दे दो क्या, इनपुट टाइप में आप जो है पासवर्ड दोगे, तब आप कहीं जाकर यहाँ पे स्टार लेकर आ जाएगा। तो पी वर्ड आप देख सकते हैं, यानी कि पी वर्ड शॉर्ट में नाम दे दिए। और क्या लेंगे, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो क्या ली जाती है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। हम अब लेंगे क्या, ये तो सब टेक्स्ट बॉक्स हो गया है और बाकी चीज़ें आप लेकर देख लेना। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे जो आपका क्वालिफ़िकेशन, या फिर आप देखोगे जो भी चीज़ें, सिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको अलग कर देते हैं और अलग करके हम यहाँ फिर से क्या ले लेते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। या फिर एक और टैग होता है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के सामने भी तो हमको लिखना पड़ेगा कि भाई एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं। और टेक्स्ट एरिया में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 2 एट्रीब्यूट रहते हैं। एक रहता है रोज़। रोज़ में हम ले लेते हैं कि भाई रो कितनी रहना चाहिए, रो रहना चाहिए 5। और कॉल्स जो रहते हैं, कॉल्स कितने रहते हैं, कॉल्स रहने चाहिए 10। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी कर सकते हैं। कर सकते कि करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लेते हैं क्या, सिटी।
और सिटी लेने के लिए हम जो है क्या ले लेते हैं, सेलेक्ट। क्या लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर हम जो है आइटम लेते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में लेते थे ऑप्शन। ऑप्शन ग्रुप भी ले सकते हैं। ऑप्शन ग्रुप लेने के लिए आगे हम देखेंगे उस प्रकार की कोडिंग। तो ऑप्शन में हम क्या ले लेते हैं, ऑप्शन में हम ले लेते हैं जैसे छिंदवाड़ा ले लेते हैं, और ढेर सारे ऑप्शन हम ले लेते हैं, जैसे छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा हमने कॉपी कर लिया, और इसके बदले में हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें हमने भोपाल कर लिए, यहाँ हम कर लेते हैं जबलपुर, और यहाँ कर लेते हैं हम इंदौर। ठीक है, ये हमने कर दिए, 4 सिटी ले लिए। सेलेक्ट के बाद वापस चले, और इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, जेंडर। जेंडर ले लेते हैं। जेंडर में दो चीज़ आ जाती है, एक तो आ जाता है मेल। ठीक है, मेल बाद में आता है, तो पहले इनपुट टाइप ले लो, इनपुट टाइप, और यहाँ ले लेते हैं हम रेडियो। और इनपुट टाइप में क्या आ जाएगा, रेडियो। और नेम में क्या आ जाएगा, नेम में आपको एक जैसा देना है। ठीक है, नेम में एक जैसा देना बोले तो यहाँ पे जेंडर ही देना है, और यहाँ लिख देना है मेल। और इसी को हम सीधे कर लेते हैं कॉपी, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम आएगा यहाँ पे सारी चीज़ें, और सीधे क्या चेंज हो जाएगा, फीमेल। उसके बाद ये वापस चले हम, अब ले लेते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है क्वालिफ़िकेशन लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या लेंगे, इनपुट टाइप। और इनपुट टाइप में हम ले लेते हैं चेक बॉक्स। क्या ले लेते हैं, एक प्रकार से हम यहाँ पे चेक बॉक्स लिख देते हैं। और नेम में आप लिख दो क्या भाई, ये जो चेक बॉक्स है वो 10th के लिए है, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम 10th। और इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, कितने बार, इस प्रकार से 3 बार। और ये 10th के बदले हम क्या कर देते हैं, यहाँ 10th के बदले में हम कर देते हैं 12th। और ये 12th के बदले में इसके बदले में हम कर देते हैं ग्रेजुएशन। और अंदर भी तो बदलना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको कर देना है ग्रेजुएशन, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे भी आपको कर देना है 12th। तो इस प्रकार से हमारा चेक बॉक्स बन गए। अब बात आती है किसकी, बटन की। तो बटन बनाने के लिए हम फिर से क्या लेंगे, बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप में हम ले लेंगे क्या, जैसे हम सीधे लिख देते हैं सबमिट। हम क्या ले देते हैं, सबमिट। और नेम में हम जो है यहाँ पे इसका नाम भी हम दे देते हैं सबमिट। और दूसरी बटन हम बना लेते हैं कौन सी, रीसेट। और यहाँ चलते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ हम कर देते हैं रीसेट। रीसेट कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने रीसेट बना ली है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा जो है एक कोडिंग हो चुकी है फॉर्म की, बेसिक बेसिक। और इसको सिंपल हम रन कराते हैं, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म बन तो गया है, पर दिक्कत ये हुई है कि ये फॉर्म आपका जो है अव्यवस्थित है। देखिए इस प्रकार से कोई फॉर्म थोड़ी बनता है। ये फॉर्म जो है देखिए काम सब कर रहा है, देखिए यहाँ पे चेक भी हो रहा है, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये भी चेक बॉक्स हो रहा है। तो इन सब के बाद हमको या तो BR टैग लगाना पड़ेगा, या तो हमको टेबल में इसको रखना पड़ेगा। तो टेबल के साथ फॉर्म बना सकते हैं कायदे से, क्योंकि एक सेल में हम ये रखेंगे, एक सेल में हम कोडिंग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा टेबल बन जाएगा। पर हम सबके बाद में BR लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी की डेट में। ये BR लगाए और सबके बाद ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, जितने भी हमने लिए हैं सबके बाद हम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी जाकर हम पेस्ट कर दें, जेंडर के बाद पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम जो है इनके बाद भी हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इनको लाइन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये चेक बॉक्स यहाँ पे इसके बाद हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये जो है अ, ये इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स के बाद, और उसके बाद हम जो है इसके बाद पेस्ट कर दो। चलिए अब रन करके देखिए। रन करके देखेंगे तो देखिए अब ठीक ठाक लग रहा थोड़ा सा, पर अभी भी जो है जैसे अलाइनमेंट वाइज होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं कि भाई, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है अजय कुमार यूज़र नेम दे देते हैं। पासवर्ड दोगे तो देखिए पासवर्ड आपका इस प्रकार आएगा, क्योंकि हमने इनपुट टाइप में पासवर्ड दिए। यहाँ पे आप जो है मल्टीपल लाइन में कर सकते हैं एड्रेस। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल जो भी करना है वो इस प्रकार। देखिए कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है रेडियो बटन में, और चेक बॉक्स में आपका मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आप सबमिट करोगे, तो सबमिट करोगे डेटा सबमिट हो जाएगा। सही मायने में नहीं हुआ है, पर हो गया है। चलिए इसमें चलते हैं हम फॉर्म में, और फॉर्म में चल के हम जो है पढ़ लेते हैं जो चीज़ें हैं हमने उपयोग करें हम। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है एक प्रकार से यूज़र है, डेटा टेक्स्ट, नाम, सिटी का नाम है, आईडी है, इन सब के लिए हमको यूज़ करना होता है टेक्स्ट बॉक्स। और इसके लिए यूज़ किया जाता है इनपुट के साथ में टाइप किया हो जाता है टेक्स्ट। तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये देखिए टेक्स्ट जो है एक प्रकार से एट्रीब्यूट है, टाइप टाइप एट्रीब्यूट है, और टेक्स्ट इसका वैल्यू है। नेम उसकी पहचान है जो हमने लिए हैं। वैल्यू भी ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू लेना है तो वो ले सकते हैं। प्लेस होल्डर लेना है हिंट करने के लिए तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्स लेंथ कितनी रखना है, कितने कैरेक्टर टाइप करना, वो हम ले सकते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए प्लेस होल्डर मैक्स लेंथ अगर लेना है तो मैक्स लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद रेडियो बटन हमने लिए किसके लिए,
रेडियो बटन जो होती है मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को चुनने के लिए। तो यहाँ पे ये रेडियो बटन है, देखिए जैसे ऑप्शन है 1 2 3, तो इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। और अगर चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स में आप देखोगे मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो रेडियो के लिए टाइप में जाकर रेडियो लेना पड़ता है, और चेक बॉक्स के लिए क्या लेना पड़ता है, चेक बॉक्स। तो वो हमने देखे अभी। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट जैसे टाइप हमने लिए थे, नेम भी ले सकते हैं, वैल्यू सेलेक्टेड वैल्यू लेना है, चेक्ड ये ऑटोमेटिक चेक्ड आता है, तो ये सब एट्रीब्यूट है। इसके बाद चेक बॉक्स के लिए हमने क्या लिए हैं, टाइप में जाकर चेक बॉक्स लिए, और चेक बॉक्स चौकोन बॉक्स होता है जो कि मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी दे देता है। इसके बाद आप देखोगे चेक बॉक्स के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, तो इसमें भी टाइप होता है, ये यूनिवर्सल रूप से उपयोग हो रहा है टाइप। नेम भी यूनिवर्सल रूप से, वैल्यू आप देख सकते हैं सेलेक्टेड वैल्यू, और चेक्ड में भी आप इसमें बता सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड। चलिए तो हो गई चेक बॉक्स की बात। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स वर्सेस रेडियो बटन और वर्सेस चेक बॉक्स की बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के लिए होता है, रेडियो बटन सिंगल चॉइस के लिए होता है, चेक बॉक्स आपके मल्टीपल चॉइस के लिए होता है। और सभी में जो टैग है वो इनपुट टाइप ही लगता है, ठीक है, इनपुट और टाइप। और इसके लिए जो वैल्यू है वो देना पड़ता है टेक्स्ट, इसमें आपको रेडियो और इसमें आपको चेक बॉक्स देना होता है। तो ये फुल कंपैरिजन आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, तो आप इस नोट्स को एक बार पढ़ लेना, एक बार दो बार पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये जैसे ही कंप्लीट यूनिट 7 आएगी उसमें आपको उसके नीचे आपको नोट्स मिल जाएगी यूनिट 7 की, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बटन, बटन के लिए एक प्रकार से एक्शन परफॉर्म करना है तो बटन लेना पड़ता है। इसमें 3 प्रकार की बटन आ जाती है, एक तो नॉर्मल बटन होती है और दो हमने देखे सबमिट और रीसेट। नॉर्मल बटन कैसे ली जाएगी, नॉर्मल बटन बटन से या इनपुट टाइप से ले सकते हैं। तो HTML में बटन बनाने के दो तरीके हैं, एक तो हो जाता है बटन के माध्यम से, मतलब बटन टैग लगाओ और क्लिक मी लिख दो तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगी। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट जो तरीका है उसमें 3 प्रकार की बटन होती है। इनपुट टाइप करके बटन ले लो जिसमें वैल्यू आप देख सकते हैं क्लिक मी, फिर इनपुट टाइप करके सबमिट ले लो तो सबमिट बटन बन जाएगी जिसमें वैल्यू आप सबमिट ले सकते हैं, फिर इनपुट टाइप करके रीसेट ले लो जिसमें वैल्यू आप रीसेट दे सकते हैं, जो कि हमने बनाकर देखे अभी। तो बटन बनाने के दो तरीके, एक तो बटन टैग के माध्यम से और एक इनपुट टाइप के माध्यम से, दोनों आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बटन एट्रीब्यूट है, जैसे टाइप हमने देख लिए, नेम भी देख लिए, इसके बाद हमने वैल्यू भी देख लिए। डिसेबल भी यहाँ देख सकते हैं, डिसेबल बोले बटन का डिसेबल कर देता है, मतलब क्लिक करने नहीं देता। ऑन क्लिक मतलब ये इवेंट है जो कि हम ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे आगे चल के, ऑन क्लिक करके उपयोग कर सकते हैं बटन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है आपका फंक्शन को कॉल करने का काम कर लेता है, जो जावा स्क्रिप्ट में हमने फंक्शन बनाया उसको कॉल करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट लिया जाता है, और बहुत सारे इवेंट होते हैं इसके अंतर्गत। तो फॉर्म देखें तो फॉर्म में हम देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए थे, BR कर दिए, फिर इनपुट टाइप बटन लिए, इनपुट टाइप रीसेट लिए, ठीक है, क्लियर कर दिए। स्टाइल, बटन के स्टाइल देना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया जाता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट एक प्रकार की इनलाइन स्टाइल है जो कि हम आगे स्टाइल में देखने वाले हैं। इसके बाद डिफरेंस जो है एक प्रकार से जो बटन है और इनपुट टाइप में, तो दोनों में आप अंतर देख लेना कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट प्लस HTML होता है जिसमें बटन है, और इसमें ओनली टेक्स्ट होता है। रिक्वायर्ड होती है बटन, ये मतलब क्लोजिंग टैग इसमें ज़रूरी हो जाता है, और इसमें जो इनपुट टाइप है इसमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। फ्लेक्सिबल की बात करें तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये वाली बटन, और ये कम फ्लेक्सिबल है इनपुट टाइप वाली। चलिए आगे देखें तो आपको देखने मिल जाएगा ये सब क्लोजिंग बोले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने पढ़े हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ड्रॉप डाउन की। तो ड्रॉप डाउन बोले तो मल्टीपल ऑप्शन जिसमें रहते हैं और किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स भी रहता है और लिस्ट भी रहती है। तो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स बोल देते हैं। तो इसको हम बनाते हैं सेलेक्ट से, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन लेते हैं ऑप्शन से, और अगर ऑप्शन ग्रुप बनाना है तो ऑप्शन ग्रुप OPT ग्रुप से हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आप देख भी सकते हैं जैसे सेलेक्ट नेम है, और यहाँ पे हमने कोर्स लिए हैं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ग्रुप बना दिए और लेबल में नाम क्या दे दिए, कंप्यूटर ट्रेड्स, जिसमें हमने कोपा दे दी, ITI दे दी, और दूसरा ऑप्शन ग्रुप को क्लोज कर दिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ग्रुप बना है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड बना दिए, उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दे दिए, फिर ऑप्शन ग्रुप क्लोज। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट हुआ है कॉम्बो बॉक्स, और सेलेक्ट लास्ट में क्लोज हुआ है, उसी के बीच में हमने ऑप्शन ग्रुप बनाया है। तो कैसे आ रहा है, जब भी हम कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखोगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कोपा के अंतर्गत
मतलब जो आपने नाम दिए हैं, देखिए कोर्स जो है यहाँ पे देखिए कोपा सेलेक्ट किए, तो इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ट्रेड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कैसे? ये देखिए ऑप्शन ग्रुप हमने दिए कंप्यूटर ट्रेड और उसके अंदर लिए दो ऑप्शन, और ऐसे ही एक और क्या लिए हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड, जो कि सेकंड ऑप्शन ग्रुप है, उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मिलेगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन ग्रुप भी बना सकते हैं ओपीटी के माध्यम से, ठीक है, ओपीटी ग्रुप के माध्यम से। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आए तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद है आप नेम देखो, तो नेम जो हो जाता है फॉर्म डेटा के लिए, ठीक है, आईडी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए, मल्टीपल जो आपका मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हो जाता है, और जी इसके अंतर्गत आपको एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, साइज़ विजिबल ऑप्शन के लिए और डिसेबल ड्रॉप डाउन डिसेबल करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड सिलेक्शन कंपलसरी करना उसके लिए, और ऑप्शन का उपयोग किया जाता है बहुत सारे जो आपके ऑप्शन है उनको डालने के लिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन के यूज़ कहाँ है कि भाई कंट्री का सिलेक्शन करना है, जेंडर सिलेक्शन करना है, कैटेगरी के लिए, कोर्स के लिए, डेट मंथ ईयर, इन सब के लिए। बटन वर्सेस ड्रॉप डाउन की बात करें तो बटन जो है एक्शन का काम करती है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन का काम करती है। बटन क्लिक बेस्ड है और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बेस्ड है, यानी कि चॉइस बेस्ड है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ HTML टैग है जो हमारे बचे हुए होंगे, उनको हम देख लेंगे एक बार सरसरी नज़र में, ताकि आपको पूरा एक बार में कवर हो जाए। तो हम CSS पढ़ने के पहले HTML के टैग की कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। कुछ अगर छूटे होंगे तो एग्ज़ाम में वो आपके काम आ जाएंगे। HTML रूट एलिमेंट होता है जिससे HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है। हेड आपका मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए, टाइटल आपका ब्राउज़र टैब का टाइटल देने के लिए, बॉडी पेज का विजिबल कंटेंट दिखाने के लिए, मेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लिंक आपका एक्सटर्नल CSS जोड़ने के लिए हो जाता है, स्टाइल आपका इंटरनल CSS के लिए हो जाता है, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जोड़ने के लिए हेड और बॉडी में। उसके बाद H1 से लेकर H6 हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए, BR लाइन ब्रेक के लिए, HR हॉरिजॉन्टल के लिए, B आपका हो जाता है बोल्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंट बोल्ड टेक्स्ट जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होता है। I फॉर एटैलिक, एम्फेसाइज का मतलब हो जाता है ये भी एटैलिक जैसे ही काम कर लेता है। U मतलब अंडरलाइन, मार्क मतलब हाईलाइट करना टेक्स्ट को। स्मॉल बोले तो स्मॉल टेक्स्ट, SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, SUB मतलब सब स्क्रिप्ट। इसके साथ ही आप देखोगे लिस्ट टैग में UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, LI आपका लिस्ट आइटम, DL डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT इसके अंदर जो टर्म देते हैं वो DT में आता है, और DT का डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है तो DD आ जाता है, ठीक है, डेटा का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद लिंक और मीडिया टैग के अंतर्गत एंकर टैग है, हाइपर लिंक के लिए, IMG इमेज के लिए, आइडियो आपका आइडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, और सोर्स आपका मीडिया सोर्स के लिए, और आई फ्रेम आपका अनदर पेज को एम्बेड करने के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेबल टैग के अंतर्गत हमने देखे लिए ऑलरेडी, टेबल जो कि टेबल का रूट एलिमेंट है टेबल बनाने का। TR रो बनाने के लिए, टेबल की हेडिंग बनाना हो। TD बोले तो डेटा लिखना हो। कैप्शन टेबल की हेडिंग लिखना हो, मतलब जो कैप्शन देना हो या टाइटल देना हो। TH हेड बोले तो बॉडी से ऊपर हेडर सेक्शन को अलग करना हो, या T बॉडी अलग करना हो, T फुट अलग करना हो, तो उनके लिए अलग से टैग दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म टैग है, जैसे फॉर्म का मेन एलिमेंट फॉर्म है, कंटेनर। इनपुट एक प्रकार की फील्ड है जो कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकती है, रेडियो हो सकती है, चेकबॉक्स हो सकती है, बटन हो सकती है। तो इनपुट एक प्रकार का टैग है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती है। टेक्स्ट एरिया, बड़ा टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन बनाने के लिए। सेलेक्ट ऑप्शन जो आपका सिलेक्शन है या कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए। ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन देने के लिए हो जाता है सेलेक्ट के अंदर। बटन टैग कस्टमाइज बटन बनाने के लिए। लेबल सामने जो लेबल देते हैं उसके लिए। फील्ड सेट ग्रुप इनपुट करने के लिए। लीजेंट फील्ड सेट टाइटल देने के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिमेंटिक HTML एलिमेंट या टैग है जिसके अंतर्गत HTML5 देखने को मिल जाते हैं। तो हेडर हो जाता है पेज का हेडर के लिए। NAV हो जाता है नेविगेशन मेनू बनाने के लिए। सेक्शन हो जाता है सेक्शन बनाने के लिए। आर्टिकल की बात करें तो इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए। असाइड मतलब साइड बार बनाने के लिए। फुटर मतलब नीचे बॉटम पे बनाने के लिए। उसके बाद मेन की बात करें तो मेन कंटेंट के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब एडवांस लेवल के HTML5 में उपयोग होने वाले टैग है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कुछ कंटेनर टैग है जैसे डिव है, डिवीज़न बोले तो पूरे जो पेज है उसको मल्टीपल पार्ट में बांटना। स्पेन मतलब लाइन को इनलाइन कंटेनर बनाना है तो स्पेन दिया जाता है। और कुछ स्पेशल यूटिलिटी बोले तो सेंटर, टेक्स्ट सेंटर के लिए,
मतलब ये सब जो टैग है वो एक प्रकार से आप देखोगे तो ये वाला जो टैग है ये अभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। मतलब ये पुराने वर्जन में यूज़ होते थे, पर याद रखने में या पढ़ने में क्या जा रहा है। तो मार्क्यू टैग है स्क्रॉलिंग टैग के लिए, इस प्रकार मार्क्यू टैग उपयोग किया जाता है। डिटेल्स में अगर देखें तो एक्सपेंडेबल कंटेंट बनाना हो, समरी डिटेल हेडिंग बनाना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। आईएमजी तो हमने देखे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा एचटीएमएल में कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप जाकर देखोगे तो टेलीग्राम में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका, ठीक है। और पैसा नॉमिनल लगता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप बड़ी बड़ी कोचिंग करते हो और यहाँ थोड़ा बहुत अगर मान लो पैसा लग भी जाता है, वैसे तो लग नहीं रहा है, और अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सपोर्ट किया जाना, तो अपने मन से आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी चीज़ के बदले में आप सर्विस लेना आपको उचित नहीं लगना चाहिए। मतलब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना होगा, पर चार्ज आप कैसे फॉर्म में दे सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ जो है चैनल के बारे में बता सकते हैं, तो वही आपके लिए चार्ज होगा, ठीक है। ठीक, तो पैसे वैसे देना नहीं है, बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं वो वैसे मिलेगी, और जब भी देना होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सीएसएस की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत सीएसएस। सीएसएस मतलब स्टाइलिंग, बोले तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। जो भी हम एचटीएमएल में क्या करते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हमको सीएसएस देना होता है। तो इसको एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिलते, पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम जो है HTML जो एलिमेंट है उसको डिज़ाइन और स्टाइल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। CSS में हम जो है कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेआउट डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग है, एनिमेशन है, सारी चीज़ों को कंट्रोल CSS के माध्यम से कर लेते हैं। और HTML के साथ में इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बोले तो इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, सारी चीज़ें। उसके बाद CSS ज़रूरी क्यों है भाई, तो जब भी हम HTML में वेब पेज बनाते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, परंतु वेबसाइट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाना है तो CSS बहुत ज़रूरी है। HTML कंटेंट को डिज़ाइन करना है, उसको हम जो है सेपरेट चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद CSS फाइल से मल्टीपल पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली बनाया जाता है। उसके बाद HTML प्लस CSS कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, तो हम सीधे जो है कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम चलते हैं कहाँ पे, हम एक वेब पेज बना लेते हैं नया। इसको मैं सीधे अभी कॉपी कर लेता हूँ, नए में चलते हैं, Ctrl+S करते हैं और इसको HCSS.html उसी नाम से फाइल सेव होती है .html, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये फॉर्म को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं। हमने H3 लिखे हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे H1 पहले लेना, हालांकि हेडिंग वेलकम कर देते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट या वेब पेज। चलिए वेब पेज लिख देते हैं और इसको उठाकर ऊपर साइड ले आते हैं। H3 ले लिए, और इसी के बाद हम जो है क्या ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट, या फिर यहाँ ले लेते हैं हम कंप्यूटर। ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया, और कंप्यूटर के बाद हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, ठीक। और पैराग्राफ में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ चलें और यहाँ चल के हम जो है पैराग्राफ में कुछ चीज़ें एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आ गए, इतना हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे लाकर पैराग्राफ में। देखिए ये पैराग्राफ कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इनकी फॉर्मेटिंग करें, तो पैराग्राफ अभी सेव करोगे तो सेव करके हम रन करेंगे तो नॉर्मली ऐसा आ रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो हम चाह रहे हैं क्या कि भाई जो पैराग्राफ आए या जो भी चीज़ आए उसमें अलाइनमेंट कैसा रहे, या जो भी चीज़ हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो हम CSS के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहली CSS जो होती है वो स्टार्टिंग टैग के अंतर्गत लिखी जाती है, कोई भी स्टार्टिंग टैग। ये देखिए आपका P का देख लो, H3 का देख लो, या फिर H1 का देख लो। तो हम सबसे पहले H1 में चलते हैं और स्टाइल
जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से सबसे पहली स्टाइल सीट अप्लाई की जाती है, जिसे बोल देते हैं इनलाइन स्टाइल सीट। तो इनलाइन के अंतर्गत आप देखोगे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा, इसके अंदर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंटैक्स मिलेगा। सिंटैक्स में आपको क्या मिलेगा भाई, जैसे आप इसका कलर देना चाहते हैं तो कलर देना चाहते हैं तो कलर के बाद आपको लगाना पड़ता है कॉलन, और कॉलन के बाद आपको वैल्यू देना होगा, मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद आपको कॉलन, कॉलन के बाद वैल्यू देना, वैल्यू के बाद सेमी कॉलन। तो इस प्रकार एक कंप्लीट एट्रीब्यूट आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंतर्गत। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। तो इसमें कलर आप क्या दे दो, मान लीजिए आप कलर देना चाहते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू देना चाहते हैं। उसके बाद आप इसका जो अलाइन है, बोले तो टेक्स्ट अलाइन क्या देना चाहते हैं। तो जब भी देखिए, जब भी प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है सिंगल वर्ड में तो ऐसे लिख दो, पर डबल वर्ड में आती है तो डैश लगा के लिखना है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट डैश अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सीधे मत लिख देना, टेक्स्ट डैश अलाइन हमने लिखे और सेंटर कर दो। तो इस प्रकार हमारी दो प्रॉपर्टी हमने लिए, कौन कौन सी, एक तो कलर प्रॉपर्टी लिए जिसमें वैल्यू आपकी है ब्लू, और दूसरी हमने लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू है सेंटर, और किसके अंदर ले रहे हैं, स्टाइल के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको सब जगह सेम ही मिलेगी, पर यहाँ पे स्टाइल के अंदर उपयोग कर रहे हैं इनलाइन में। तो अभी सिंपल जो है हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। हम चाहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आए या फिर जो भी है, तो डेकोरेशन वगैरह जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर सकते हैं। टेक्स्ट जो डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंतर्गत हम जाके क्या कर सकते हैं भाई, हम बोल्ड लिखना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन लिखना चाहते हैं। देखिए अंडरलाइन ले लें, तो अंडरलाइन लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अंडरलाइन आ गया। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंतर्गत ये चीज़ें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और ये काम हमारा होते जाएगा। पर क्या जो ये हम जो स्टाइल ले रहे हैं ये सब में अप्लाई होगी क्या, जैसे मान लो हम हेडिंग 2 ले लेते हैं, मतलब हेडिंग 1 ही एक प्रकार से फिर से ले रहे हैं, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्या, कंप्यूटर, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे, वेलकम टू माय वेब पेज, और यहाँ लिख दे रहा है SSW एजुकेशन। तो कायदे से ये भी H1 है और ये भी H1 है, तो दोनों में अप्लाई होना चाहिए जो स्टाइल ले रहे हैं। पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसमें स्टाइल नहीं है और इसमें है। तो इससे क्या घाटा हो रहा है कि ये जहाँ पे डिफाइन हो रही है सिर्फ वही काम करेगी, और इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, इंटरनल स्टाइल सीट का उपयोग किया गया। कहाँ पे, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर हम जाएंगे, जैसे टाइटल के नीचे चले तो हम यहाँ स्टाइल टैग के माध्यम से स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इनलाइन स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो हेड सेक्शन के अंतर्गत स्टाइल टैग के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये आप देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर हमको अब फिर से एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी कि अगर हमको H1 में कोई चीज़ें लेना है तो हमको लिखना पड़ता है H1, और H1 लिखने के बाद हमको लेना पड़ता है करली ब्रैकेट को स्टार्ट और करली ब्रैकेट को एंड। अब H1 क्या है, H1 आप देखोगे ये लिखे हैं, और H1 एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है। आपको पता होगा एलिमेंट हमने पहले भी देखे थे। एलिमेंट बोले तो स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और कंटेंट, इन तीनों चीज़ से मिलकर क्या बना है, एलिमेंट। तो जब भी हम H1 नाम से कोई चीज़ यहाँ डिफाइन करेंगे, बोले तो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, सारी चीज़ें, तो वो सब किस में अप्लाई हो जाएगी, H1 ये भी है और H1 ये भी है। इसका मतलब एक पेज में अगर काम करना है तो आपको इंटरनल स्टाइल सीट बहुत हेल्प करेगी। पर यदि मल्टीपल पेज में काम करना तो इंटरनल की कमी देखने को मिल जाएगी, और किसी एक टैग में काम करना तो आपको इनलाइन काम आ जाएगी। तो सबका एक अपना महत्व है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में इनलाइन काम करती है, सेकंड प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी मिल जाती है इंटरनल की, और थर्ड प्रायोरिटी मिल जाती है आपकी एक्सटर्नल की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम जो है क्या यूज़ करते हैं, इन सबको उठाकर ले आते हैं, मतलब ये स्टाइल एट्रीब्यूट को हम हटा देते हैं, यहाँ से ये हटाए और यहाँ से डबल कोड भी हटा, और इस सब को कंट्रोल X करे और यहाँ लाकर पेस्ट करे। ठीक है, मतलब यहाँ हमने जो क्या करे, जो कलर है वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन ले लिए। दूसरा हमने क्या ले लिए, आप एंटर नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद हमने ले लिए टेक्स्ट का डेकोरेशन, और इसके बाद हम जाकर क्या करेंगे, रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए पहली हेडिंग में भी आ गया, दूसरी में भी। क्यों, क्योंकि हमने अभी इंटरनल में काम करे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इनलाइन के अंतर्गत आपको सेपरेट एक ही में मिल जाता है, एक ही टैग में फॉर्मेटिंग मिल जाती है। इंटरनल में आपको जिस एलिमेंट के नाम से डिफाइन किया गया है उस सबके एलिमेंट, जैसे मान लीजिए H1 आप नेक्स्ट समय भी लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आप फिर से H1 ले लेते हो, और H1 में ले लेते हो चैप्टर, मतलब यहाँ पे ले लेते हो चैप्टर 2। ठीक है, ये हमने H1 में ली है, और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मेटिंग नहीं दी है, परंतु देखिए H1 जो है एक एलिमेंट उसमें हमने सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं। तो ये सब जगह एक पेज में ग्लोबल रूप से काम करती है।
अब जो H1 है वो एक प्रकार का सेलेक्टर है। क्या है ये? सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है भाई? सेलेक्टर मतलब जो बताता है कि जो भी फॉर्मेटिंग दी गई है वो उसको अप्लाई करे, मतलब ये बताता है कि ये वाला जो एलिमेंट है इस फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही दूसरा सेलेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पी लेना है, और पी लेने के बाद हम जो है यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और पी का जो अलाइन है, मतलब हम जो है टेक्स्ट का अलाइन कर देते क्या? जस्टिफाई। क्या कर देते हैं? जस्टिफाई। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ जाकर देखो, देखिए जस्टिफाई हो गया, दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये पी दर्शाता है। ऐसे ही अगर हम जो है यहाँ पे बॉडी लेते हैं, बॉडी ले लिए और बॉडी के बाद हम ले लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है एक प्रकार से अगर देखें तो लाइट होना चाहिए, लाइट सियान कर देते हैं, लाइट येलो, लाइट सियान, या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सेव करें और रन करके देखें तो देखिए यहाँ पे बॉडी का कलर लाइट सियान हो गया। तो इस प्रकार हम जो है बहुत सारी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे कमी क्या होती है कि जब हम मल्टीपल पेज में काम करते हैं तो ये जो एक स्टाइल है वो हर एक पेज में काम नहीं करती, मतलब इसको फिर से दूसरे पेज में भी कॉपी करना होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मैं अभी यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ और इनको हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। और एक्सटर्नल के लिए हमको बनाना पड़ता है एक नया पेज, और नया पेज बनाए और नया पेज बना के कंट्रोल एस करे। इसको सेव वहीं करना है जहाँ पे आपने क्या रखे हो, अपना वेब पेज रखे हो। और इसका नाम कर देते हैं हम क्या? स्टाइल डॉट सी एस एस। इसका एक्सटेंशन ध्यान रखना, डॉट सी एस एस के नाम से सेव होता है। ये सेव करें और यहाँ ला जाकर इसको पेस्ट कर दो। अब हम जाएंगे कहाँ पे? जो आपका HTML CSS है इसमें जाएंगे और इसको सेव करके रन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पूरी स्टाइल गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टाइल है ही नहीं, और हमने अभी तो बनाए हैं ना, देखिए स्टाइल बनाए हैं, तो ये स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुई? तो भाई ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है, दोनों फाइल अलग अलग है। तो हम जिस फाइल में हमारा वेब पेज है उस फाइल में स्टाइल शीट को हमको कॉल करना होता है, और कॉल करने के लिए लगता है लिंक टैग। अब आपके लिए आंसर, मतलब एक क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं? लिंक टैग लगाते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बाकी रिलेशन टाइप किस टाइप का है? स्टाइल शीट। टाइप क्या है इसका? टेक्स्ट या CSS। और इसमें स्टाइल शीट जोड़ना है तो फिर से वही लगता है एंकर टैग टाइप का, HREF। और यहाँ आपको देना होता है स्टाइल का नाम। तो हमारी स्टाइल का नाम क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, जो हमने अभी दी है, लिखा भी स्टाइल डॉट सी एस एस। और जैसे हम इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो फिर से देखिए स्टाइल अप्लाई हो चुकी है, ठीक। जैसे इसको भी हम कुछ और कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। स्टाइल बोले तो इंटरनल, इनलाइन, इनलाइन पहला है, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। सेलेक्टर मतलब क्या हो जाता है? जिस नाम से हमने स्टाइल डिफाइन करे हैं। तो ये चीज़ तो हमने देख ली है। एग्जांपल में आप देख लेते हैं, जैसे टाइटल कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल इंटरनल वाली लिया गया, यहाँ पे H1 सेलेक्टर है। उसके बाद हमने देखिए कलर ब्लू लिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिया है, कलर यहाँ पे पैराग्राफ का अलग ले लिए, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपको मेन कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ें पूछी जाती है सिर्फ उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बटन, बटन जो होती है, जितनी भी हम बटन लेंगे उसके नाम से हमने सेलेक्टर लगा दिए, तो उसका कलर क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दिए करली ब्रैकेट के अंदर, और स्टाइल को क्लोज कर दिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने H1 लिए, P लिए और बटन लिए, सबकी फॉर्मेटिंग ऊपर कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा? लाइट, हमने सियान लिए थे, लाइट सियान आ गया। ब्लू कलर हेडिंग का आ गया था हमारा। ग्रीन कलर हम पैराग्राफ का चाहते हैं या जो भी चाहते हैं वो ला सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल की। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल तो कर लिए हैं। तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक प्रकार से अगर देखें तो HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको तीन स्टाइल शीट मिल जाती है। इनलाइन बोले तो जो जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाती है इनलाइन। दूसरी आपको मिल जाती है कौन सी? इंटरनल। इंटरनल आपको कहाँ मिलती है? हेड सेक्शन में, स्टाइल टैग के माध्यम से, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से मिलती है। और लिंक टैग के माध्यम से एक्सटर्नल मिलती है, ये भी कहाँ मिल जाती है? आपको हेड सेक्शन में मिल जाती है। और इन तीनों के बाद अप्लाई होती है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, जितनी भी रहती, मतलब अगर तीनों नहीं है तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट चलेगी, और है तो कोई दिक्कत नहीं इसके हिसाब से। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आती? इनलाइन, सेकंड प्रायोरिटी इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल, और फिर ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। तो इस प्रकार से क्रम चलता है। तो इनलाइन मैंने बताया, ये सीधे HTML टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के नाम से लिखी जाती है, सिंगल एलिमेंट पर काम करती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। पेज मेंटेन करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि अलग अलग काम करती है, और बार बार यूज़ करना इसमें पॉसिबल नहीं होता है। टेस्टिंग और क्विक चेंजेस ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इनलाइन में जो हो जाता है स्मॉल चेंजेस के लिए हो जाते हैं, टेम्परेरी स्टाइलिंग के लिए हो जाती है, स्पेसिफिक एलिमेंट ओवरराइट करना उसके लिए इसको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाए,
और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ लिख दिए। और काम एंड बोले तो ये स्टाइल सिर्फ H1 में काम करेगी और जो दूसरी स्टाइल है वो सिर्फ P में काम करेगी। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई यहाँ पे H1 है। H1 बोले तो जो आपका क्या हो जाता है, एक प्रकार से एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग है। और उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट लिखे, उसके बाद हम सेमीकोलन मतलब जो डबल कोट उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखे, प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू लिखे, तो ये एक स्टाइल हो गई। फिर फॉन्ट स्टाइल लिखे और इटैलिक लिखे तो एक स्टाइल हो गई। तो ऐसे हम मल्टीपल स्टाइल दे सकते हैं एक ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल सेकंड प्रायोरिटी में आता है। बोले तो हेड सेक्शन में जो लिखा जाता है स्टाइल टैग के माध्यम से पूरे पेज पर जो लागू होती है वो कहलाती है इंटरनल। और इंटरनल CSS के इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो पेज के अंतर्गत कंप्लीट रूप से काम करती है। पेज जो आपकी इंटरनल है मीडियम प्रायोरिटी होती है, मतलब इनलाइन से थोड़ा कम प्रायोरिटी होती है और एक्सटर्नल से ज़्यादा होती है। तो मीडियम लेवल पे कौन काम करती है, इंटरनल। सिंगल HTML एलिमेंट के लिए उपयोगी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मल्टीपल पेजेस में बार बार जो है रीयूज़ नहीं होती, क्योंकि बार बार रीयूज़ करना है तो एक्सटर्नल लेना पड़ता है। सिंगल पेज की वेबसाइट के लिए ज़्यादातर काम करती है। जब CSS फाइल बनाना आवश्यक ना हो तो उसके लिए इंटरनल ज़रूरी होती है। और इसके लिए हमने देखे सेलेक्टर बोले तो H1 लिए थे, उसके अंदर करली ब्रैकेट में कलर ब्लू ले लिए, फॉन्ट साइज 12 ले लिया, जो भी। तो ये एक प्रकार से एक डिक्लेरेशन हो गया और ये दो डिक्लेरेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने देखे ये बॉडी के अंतर्गत बना लिए, ये H1 बना लिए, ऐसे ही हमने P बना लिए। तो ये क्या हो गई आपकी, एक प्रकार से सेलेक्टर होगा। और सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर बोल देते हैं इन्हें, क्या बोल देते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। और नेक्स्ट में हम जो देखेंगे वो सेलेक्टर के बारे में ही देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS .css फाइल से बनाई जाती है अलग से, और अगर जोड़ना है HTML वेब पेज में तो उसको हेड सेक्शन के अंतर्गत लिंक टैग के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे एक स्टाइल सीट मल्टीपल वेब पेजेस में काम कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बार बार मतलब एक ही वेबसाइट में अगर एक ही बार में चेंज करना तो CSS फाइल लेना ज़रूरी है। तो सबसे कम प्रायोरिटी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इनलाइन की, दूसरे नंबर पे इंटरनल की, और उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर इसमें कुछ डिफाइन किया गया है तो अच्छा, जो चीज़ें इसमें डिफाइन की गई है वो इसमें भी की गई और इसमें भी की गई है। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन काम करेगा, मान लो इनलाइन में ब्लू कलर लिया गया है फॉन्ट का, इसमें रेड कलर लिया गया है और इसमें लिया गया है ग्रीन कलर। तो सबसे ज़्यादा रन कौन करेगा, इनलाइन। अगर इनलाइन नहीं है तो कौन काम करेगा, इंटरनल। और इंटरनल भी नहीं है तो फिर बाद में काम करती है एक्सटर्नल। इसलिए बोला जाता है लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी। बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है ये वाली फाइल, मल्टीपल पेजेस में अप्लाई होती है। वेब पेज लोडिंग फास्ट हो जाता है, मेंटेनेंस आसान हो जाता है, सारी चीज़ें हमको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। चलिए, एक्सटर्नल CSS का उपयोग जो है लार्ज वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस वाली साइट है, कंसिस्टेंट डिज़ाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये अलग से हमने CSS फाइल बनाए जो भी चीज़ है और इसको नाम से सेव कर दिया style.css है। और हमारे वेब पेज जो है जो भी नाम से है उसके अंतर्गत हमने क्या लिए, लिंक टैग लिए। और रिलेशन लेना नहीं लेना बात की बात, पर href कंपलसरी है। इसके अंतर्गत उस स्टाइल सीट का नाम आएगा जिस नाम से हमने CSS फाइल बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे तो आपको जो बॉडी है, बॉडी के अंतर्गत जो हमने H1 लिए हैं वो H1 ये वाला ही जो लिए हैं यहाँ पे, ये वाला कलर यहाँ पे काम कर लेगा। इसे पैराग्राफ में भी काम कर लेगा, बॉडी में भी काम कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो फैक्ट है वो भी देख लिए, आप सभी में अंतर भी देख सकते हैं। जैसे स्कोप में आपने देख ही लिए कि भाई इनलाइन सिंगल एलिमेंट के लिए, इंटरनल सिंगल पेज के लिए, एक्सटर्नल मल्टीपल पेजेस के लिए। बार बार यूजिबिलिटी जो है रीयूजिबिलिटी इनलाइन में नहीं होती है, इंटरनल में लिमिटेड और एक्सटर्नल में होती है। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस इनलाइन में कठिन हो जाता है, इंटरनल में मीडियम हो जाता है, एक्सटर्नल में इजी हो जाता है। तो कंपैरिजन यहाँ देख लेना आप, जो हमने पढ़े हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक है CSS के अंतर्गत उसका नाम है CSS के सेलेक्टर। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो CSS के सेलेक्टर बोले तो जो सबसे बेस सेलेक्टर होता है वो HTML के टैग के नाम से ही होता है, उसे हम बोल देते हैं CSS का एलिमेंट सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या बताता है, CSS सेलेक्टर यह बताता है कि किस HTML एलिमेंट पर CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सेलेक्टर मतलब टारगेट आप बोल सकते हैं, और उसके बाद CSS के रूल मतलब एक्शन, मतलब उसके अंदर जैसे ये टारगेट हो गया, और एक्शन मतलब प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ H1 है, H1 के अंतर्गत हमने कलर करे बैकग्राउंड कलर, तो वो एक प्रकार से एक्शन हो गया। तो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, तो मुख्य रूप से 5 सेलेक्टर होते हैं, बाकी चीज़ें भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट सेलेक्टर हो जाता है जो HTML टैग के नाम से होता है। जैसे P टैग है तो P टैग के नाम से हमने कलर ब्लू कर दी, तो पैराग्राफ टैग जहाँ भी होगा उसमें किसी भी प्रकार का कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ P टैग होगा वहाँ पे ये कलर ब्लू कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है, जब हम डिफाइन करेंगे।
और दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, जो कि यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक प्रकार से हम देखें तो जिस टैग को कॉल किया जाएगा, जिस टैग मतलब एक ही टैग की बात हो रही है, तो मेन टाइटल ली है तो किसी एक ही टैग को यहाँ दे सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? यूनिक। और इसकी शुरुआत होती है हैश से। किससे होती है? हैश से। और उसके बाद बाकी चीज़ें सेम है भाई, अंदर प्रॉपर्टी लेना सबके लिए सेम ही हो जाती है। तो जब हम आईडी जो h1 है, हमने पिछली क्लास HTML में भी देखे थे आईडी देना, तो जिस HTML एलिमेंट को आईडी हम देंगे मेन टाइटल, तो ये मेन टाइटल किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम है यूनिक। यूनिक मतलब ये जो भी स्टाइल अप्लाई की जाएगी वो सिर्फ एक ही में अप्लाई होगी, किसी दूसरे में अप्लाई नहीं होगी। एक पेज में आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं क्लास की। तो क्लास सेलेक्टर जो होता है डॉट ऑपरेटर से यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे डॉट करके बॉक्स लिए तो डिव हम लेंगे, बॉक्स लेंगे, जो भी लेंगे, तो उसके लिए हम जो है क्या ले सकते हैं? एक प्रकार से क्लास ले सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, ये मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही बस रहने देते हैं। यहाँ पे मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ, ये पी भी हटा देता हूँ, ताकि हमको दूसरी चीज़ें यहाँ कॉल करने को मिल जाए। तो लिंक करके स्टाइल सीट हम दे सकते हैं, एक्सटर्नल वाली यूज़ करके देख ली हमने। सीधे हम यहाँ सीधे चलते हैं और ये लिंक टैग को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सीधे हम जो है एक बॉक्स बना लेते हैं, डिव करके हम क्या बना लेते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं, डिव इस प्रकार से। और डिव में हम लिख देते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब कुछ भी लिख दो, कि भाई यहाँ लिख देते हैं अपन SSW एजुकेशन। ठीक है। अब इस डिव की हाइट, विड्थ, कलर सब चेंज करना है, तो हम यहाँ पे डॉट करके क्या ले लेंगे? डॉट करके डिव ले लेंगे। और डिव मतलब डिव मेन कर लेंगे। और इसके अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं? इसके अंदर हम करली ब्रैकेट को स्टार्ट और एंड करके क्या लिख देते हैं कि भाई इसकी विड्थ क्या रहेगी। मतलब हम जो है यहाँ पे स्टाइल टैग तो लगाएं, पहले इंटरनल स्टाइल लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो स्टाइल कैसे डिफाइन होगी, तो वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है, ये डिव लिए और डिव लेके हमने जो है करली ब्रैकेट लगा के एक प्रकार से इसको डिफाइन करना है। और इसके अंदर लाकर हम क्या कर लेते हैं? इसकी विड्थ कितनी लेना है भाई? विड्थ लेना है 400 पिक्सल। ठीक है। और इसकी हाइट कितनी लेना है? तो हाइट लेना है ये भी 400 पिक्सल ले लो। चलिए, अभी हाइट और विड्थ तो ले लिए, और हम जो है इसको रन करके देखते हैं। रन करें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पर हम इसके बाद हम जो है बॉर्डर भी लेते हैं। जैसे बॉर्डर ले लेते हैं, तो बॉर्डर लिए, बॉर्डर में 3 चीज़ें जाती है। एक तो आ जाता है कि भाई 5 पिक्सल आपको क्या लेना है? विड्थ। इसका जो टाइप है वो लेना है सॉलिड, सॉलिड ले लो। और उसके बाद इसका कलर ले लो, क्या आप? ग्रीन ले लो, ग्रीन या ले लो ब्लू। चलिए ब्लू ले लेते हैं। ये 3 चीज़ें लेना होता है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं आई। चलिए यहाँ पे हम जो है 5 पिक्सल यहाँ ले लिए, 5 पिक्सल सॉलिड और डिव मैन। और डिव मैन हमें यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। जैसे ये डॉट करके डिव मैन बना है, तो यहाँ पे जो डिव है, डिव के बाद हमको क्लास के नाम से कॉल भी करना होता है। और क्लास में क्या करेंगे? डिव जो मैन है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, डिव मैन को कॉल करेंगे। डिव मैन बोले तो इस प्रकार से सही स्पेलिंग लिखना है। और जाकर रिफ्रेश करो तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है वो आ चुका है। अब इस बॉक्स को हम जो है थोड़ा सा हाइट विड्थ कम कर लेते हैं। हाइट विड्थ कैसे? मतलब इसकी जो विड्थ है वो कर लेते हैं हम 250 पिक्सल, और इसकी हाइट को भी हम कर लेते हैं 250 पिक्सल। अब देखो थोड़ा छोटा बॉक्स बनेगा। अब ये बॉक्स जो है इस प्रकार से, अब इसमें हम सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी इधर लेफ्ट से दूरी कितनी रहेगी, तो ये जो है मार्जिन से देते हैं। स्पेसिंग मतलब मार्जिन, और मार्जिन में हम दे दो जैसे मान लो 20 पिक्सल। ये चारों तरफ से बराबर ले लेता है। तो देखिए, ये देखिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। उसके बाद हम ले लेते हैं पेडिंग। पेडिंग मतलब अंदर से स्पेसिंग, तो पेडिंग हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। चारों तरफ से अंदर का टेक्स्ट की दूरी हो जाएगी। तो देखिए ये बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है क्या ले सकते हैं? डॉट करके ले सकते हैं। उसके बाद और दूसरी चीज़ें भी होती है। जैसे हम देख लेते हैं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर है, जो कि यूनिवर्सल हो जाता है। और इसी नाम से हम जो है दूसरा डिव भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक और डिव लेना है हमको, तो एक और डिव ले लेते हैं भाई। एक डिव और ले लेते हैं, इसमें भी हमने क्लास यूज़ करे और इसमें भी क्लास यूज़ करे, और इसमें नाम चेंज कर दो। जैसे इसमें नाम चेंज कर देते हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे चल के, तो 2 डिव बनकर आ जाएंगे। देखिए 1 डिव और 2 डिव। तो ये जो जो स्टाइल सीट हमने लिए हैं वो क्या है? एक ही है।
मतलब स्टाइल हमने एक ही लिए डॉट करके, और अगर इसके बदले में आईडी लेते तो वो इन दोनों में नहीं ली जा सकती, इसलिए आईडी को यूनिक बोला जाता है। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट मतलब ग्लोबल रूप से उपयोग कर सकते हैं मल्टीपल के लिए, तो डॉट करके यूज़ करते हैं, और कॉल करने के लिए ऐसे कॉल कर लेते हैं क्लास करके। और आईडी को कैसे कॉल करते हैं, आईडी को इस प्रकार से आईडी नाम से कॉल करते हैं, और डिफाइन करने का दोनों का तरीका अलग अलग है, डॉट और हैश। ऐसे सिंबल स्टार ले लेते हैं, तो स्टार अगर लिए हैं तो मार्जिन जीरो कर दिए, सभी HTML एलिमेंट पर काम करेगी, इसे बोल देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक हो जाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, बोले तो कॉमा लगा के मल्टीपल एलिमेंट ले लो, और जितना भी हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे एक्शन, वो सभी में काम करेगा, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो जो एक प्रकार से किसी डिव है और डिव के अंदर कोई पैराग्राफ लिए हैं, तो उस हिसाब से पेरेंट के अंदर के एलिमेंट को लेना है, तो इस प्रकार ये नेक्स्ट वाला मिल जाता है। हालांकि ये सेलेक्टर में ज़्यादा गिने नहीं जाते, पर इनको डिसेंडेंट या पेरेंट के अंदर लेने वाले जो टैग है, तो ये पी के अंदर काम करेगा, किसके, जो डिव है उसके अंदर के। चाइल्ड सेलेक्टर भी होते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर कुछ इस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होते हैं, जो कि जो आपका ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें लिया जाता है। स्यूडो कोड क्लास सेलेक्टर होता है, जो कि हावर वगैरह लिंक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर। स्यूडो कोड के जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट लेटर पर काम करना है। कंप्लीट एग्जांपल आप देख लेना यहाँ पे, तो ये कंप्लीट एग्जांपल जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट है, फिर से देख लेते हैं। जो हैज़ है वो किसके लिए होता है, आईडी के लिए। डॉट किसके लिए होता है, क्लास के लिए। स्टार यूनिवर्सल के लिए। एट्रीब्यूट के लिए स्क्वायर। स्यूडो कोड के लिए कॉलन, और डबल कॉलन अगर लेते हैं तो आपको स्यूडो कोड के एलिमेंट के लिए देखने को मिल जाते हैं। आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज़्यादा होती है, क्योंकि आईडी सिंगल के लिए काम कर लेती है। चलिए इसमें फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड कलर, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो बन जाए। तो फ़ॉन्ट मतलब सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। तो HTML एलिमेंट के जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर है या बॉर्डर कलर है, उनके कलर को बदलना है तो हमको कलर लेना पड़ता है। तो यहाँ कलर हो जाता है टेक्स्ट का कलर के लिए, मतलब एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के लिए, बॉर्डर के लिए हो जाता है। तो 3 प्रकार से हम कलर दे सकते हैं। कलर नेम की बात करें तो कलर नेम जो है एक प्रकार से हमारे पास में कैसे मिल जाते हैं, सिंपल नाम लिख दो, रेड ग्रीन ब्लू। RGB कलर भी ले सकते हैं ऐसे, मतलब 0 से 255 तीनों में ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिए 255, बोले तो R सबसे ज़्यादा बोले तो फुल रहेगा, बाकी 2 कलर 0 रहेंगे, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। फिर RGB है, बोले तो अल्फ़ा भी रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी देना है। 0 मतलब को ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, और 1 मतलब सॉलिड कलर मिल जाएगा, तो दोनों के बीच में काम चलता है। और रेड ग्रीन ब्लू है यहाँ पे, कितना ट्रांसपेरेंट देना है वो अल्फ़ा डिफाइन कर लेता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, कलर नेम में आप नॉर्मल कलर दे सकते हैं, RGB में 3 वैल्यू दे सकते हैं, डिजिटल कलर। हेक्स कलर में आपको FF देखने को मिल जाता है, RGBA में अल्फ़ा कलर मिल जाता है। चलिए फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट एक प्रकार से स्टाइल अप्लाई करना, जैसे MS वर्ड में हम कर लेते हैं, क्लियर, रीडेबिलिटी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो फ़ॉन्ट फैमिली होती है कि भाई एरियल ब्लैक लेना है, टाइम्स न्यू रोमन लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ कितने लेना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल कैसी लेना है, फ़ॉन्ट का वेट है, फ़ॉन्ट का वेरिएंट है, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ले लिए, ठीक है। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट है कि साइज़ ले लेते हैं 30 पिक्सल या PT में। उसके बाद फ़ॉन्ट की स्टाइल हमने इटैलिक ले लिए। उसके बाद हम फ़ॉन्ट के वेट की बात करें तो बोल्ड ले लिए। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। वेरिएंट में स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स ले सकते हैं। कंप्लीट CSS एग्जांपल आप देख लेना एक बार यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज़ मिल जाती है आपको CSS के बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, साथ ही बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए बैकग्राउंड डैश इमेज लेते हैं। रिपीट कितना करना, पोजीशन, ये सब जो है कंप्लीट डिटेल वाली क्लासेस आप देख लेना CSS की, वहाँ मिल जाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है अभी आपको देखने की, जितना काम का है मैं बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए बैकग्राउंड भी हो गया। अब एक और लास्ट टॉपिक है जो हम देखना है CSS के अंतर्गत, उसका नाम है बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल ऑलरेडी हमने देख लिए हैं कि कंटेंट लिख लिए, पेडिंग, बॉर्डर से दूरी, बॉर्डर हमने देखे लिए, मार्जिन मतलब आउटसाइड से दूरी। तो 4 चीज़ें मिलकर क्या बन जाती है, बॉक्स मॉडल। और ये चारों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो इस प्रकार आप इसमें देख लेना, एक बार पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया हूँ अभी। बॉर्डर वगैरह है, पेडिंग है, मार्जिन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जो नोट्स है उसमें आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा HTML और CSS कंप्लीट रूप से यहाँ पर कवर हो चुका है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर की गई है। साथ ही टेस्ट सीरीज़ आप देखते रहेंगे
पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आंसर भी वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट कवर किए जाते हैं, तो उससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। मतलब हर एक टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैंने फैक्ट बताया हूँ, तो उससे आपको कवर सारी चीज़ें हो जाएगी और बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और वीडियो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर कीजिए। मतलब भले ही देखिए आपको पता है कि भाई तैयारी कौन कर रहा नहीं कर रहा, तो आप स्टेटस लगाइए या फिर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जैसा भी है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो पहुंचेगा। और लाइक करना नहीं भूलना है। आप देख लेते वीडियो को, लाइक नहीं करते, ये क्या गलत बात है। पहली बार चैनल में आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी दूसरी यूनिट के साथ में। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी यूनिट चाहिए आपको अगली, उसके बाद हम जो है अगली यूनिट में टारगेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।